आज का जो टॉपिक है आपका, ठीक है, फोर्थ यूनिट का सेकेंड लास्ट टॉपिक है, दैट इज कंबाइंड बेंडिंग, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस। टॉपिक है कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस। ठीक है, अब कोई भी कॉलम है, ठीक है, उस कॉलम पे अगर डायरेक्ट या फिर बेंडिंग स्ट्रेसेस आते हैं तो क्या होगा उसका और उस पर क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो देखो, बेंडिंग डायरेक्ट स्ट्रेस कैसे आएगा, जब आपका लोड क्या होगा, एक्सियल लोड होगा। ठीक है, फिगर बनाते हैं, इसको ध्यान दो। ठीक है, ये कोई एक कॉलम है, ठीक है, और ये इसके एक्सेस है। कॉलम है और ये इसका क्या है, एक्सेस है, और इस पे लोड एक पहली बार जो लग रहा है वो एक्सियल लोड लग रहा है डब्लू का। और ठीक है, सेकंड केस में क्या लग रहा है, डब्लू का ही एक इसेंट्रिक लोडिंग लग रहा है जिसका डिस्टेंस क्या है, ई है। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, दैट इज ई। ठीक है, एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना ई है। ठीक है, तो जब आपका डायरेक्ट लोड होगा, ठीक है, डायरेक्ट लोड होगा, जो फर्स्ट केस है डायरेक्ट, सॉरी, जो आपका एक्सियल लोड होगा, एक्सियल लोड की वजह से, ठीक है, एक्सियल लोड की वजह से जो इस कॉलम का फेल होगा या इस कॉलम में जो स्ट्रेस जनरेट होगा, वो कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा, दैट इज क्रशिंग स्ट्रेस। ठीक है, और कह सकते हो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, क्या कह सकते हैं हम लोग, क्रशिंग स्ट्रेस और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। एंड ड्यू टू इसेंट्रिक लोडिंग, ड्यू टू इसेंट्रिक लोडिंग, ठीक है, इसेंट्रिक लोडिंग की वजह से, इसेंट्रिक लोडिंग की वजह से यहाँ पे क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट जनरेट करेगा। ठीक है, देखो कैसे जनरेट होगा बेंडिंग मोमेंट। सपोज ये आपका टॉप सेक्शन है कॉलम का, ठीक है, ये आपका एक्सेस हो गया, और यहाँ पे आपका एक डब्ल्यू लोड अप्लाई हो रहा है जो एक्सेस से कितने डिस्टेंस पे है, ई डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि एक्सियल लोड ना लग के क्या हो रहा है, इसेंट्रिक लोडिंग लग रहा है, तो यहाँ पे एक क्या जनरेट होगा, बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा एक्सिस पे। ठीक है, एक्सिस पे क्या जनरेट होगा, बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा, एंड ड्यू टू दिस बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, वहां पे एक बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगा। तो यहाँ पे इसेंट्रिक लोड की वजह से क्या होगा, आपका बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा, बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा, एंड ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, एंड ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट देयर इज अ बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, उस बेंडिंग मोमेंट की वजह से क्या जनरेट होगा, बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगा। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि अगर जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर बॉडी पे, किसी भी पर्टिकुलर कॉलम पे इसेंट्रिक लोडिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, इसेंट्रिक लोडिंग प्रोवाइड करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों जनरेट होने के चांसेस होंगे आपके। अगर किसी पे भी आप क्या करोगे, बेंडिंग स्ट्रेस, सॉरी, इसेंट्रिक लोड प्रोवाइड करोगे, तो वहां पे क्या होगा, दोनों टाइप के स्ट्रेसेस आएंगे, दैट इज एक्सियल लोड एंड इसेंट्रिक लोड, बेंडिंग स्ट्रेस। क्लियर।
जब भी आप इसेंट्रिक लोडिंग प्रोवाइड कराओगे कॉलम में, तो वहां पे दोनों टाइप के स्ट्रेसेस आएंगे, दैट इज द क्रशिंग या डायरेक्ट स्ट्रेस, या आप कह सकते हो बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्सियल लोड या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी? सपोज इसका इनिशियल एरिया ए है, ठीक है, एरिया कोई भी चेंज नहीं होगा, तो यहां से हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेसेस को सिग्मा डी से डिनोट करते हैं और बेंडिंग स्ट्रेसेस को हम लोग सिग्मा बी से। डायरेक्ट स्ट्रेस को कैसे डिनोट कर रहे हो? सिग्मा डी से, और बेंडिंग स्ट्रेस को सिग्मा बी से। तो डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी? डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी? दैट इज सिग्मा डी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई ए। सिग्मा डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डब्ल्यू बाई ए। क्लियर? एंड बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए, बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा? फ्लेक्सुरल फॉर्मूला यूज करने पड़ेगा या फिर बेंडिंग इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। तो बेंडिंग इक्वेशन हमारा क्या होता है? बेंडिंग इक्वेशन हमारा क्या होता है? m बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई y। यहाँ पे सिग्मा क्या है? b है, और वी कैन राइट एज सिग्मा b इज इक्वल टू m इंटू वाई बाई आई, और इसको लिख सकते हो m बाई z। m बाई z कैसे हो जाएगा? i बाई y इज इक्वल टू z। क्लियर? क्लियर? यहां से अब फिगर पे आते हैं। हम लोग का जो सेकंड कंडीशन है, या यहाँ पे जो अगर मोमेंट की वैल्यू निकाला जाए, तो यहाँ पे मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी? मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी? दैट इज m इज इक्वल टू w इंटू ई। m इज इक्वल टू w इंटू ई। तो यहाँ से सिग्मा b की वैल्यू हो जाएगी w इंटू ई बाई जेड। तो डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू आ गई w बाई ए, और बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू आ गई दैट इज w e बाई जेड। क्लियर? ठीक है, और इसको ये भी लिख सकते हो w e y अपॉन आई। ठीक है, दोनों फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगर सेक्शन में आपके या क्वेश्चन में आपके सेक्शन मॉडुलस दिया है तो w e बाई जेड यूज करो, या i और y की वैल्यू दिया हुआ है तो आप वहां से i और y की फॉर्म पे फॉर्मूला यूज करो। क्लियर? अब आता है कि कंबाइन करेंगे इनको तो क्या आएगा? अब इन दोनों का अगर रिजल्टेंट स्ट्रेस निकाला जाए, ठीक है, इस कंडीशन का अगर हम लोग रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालते हैं, ठीक है, रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालते हैं, तो एक कंडीशन क्या आएगा? मैक्सिमम। एक कंडीशन क्या आएगा? मैक्सिमम स्ट्रेस। सेकंड कंडीशन आपका क्या आएगा? मिनिमम स्ट्रेस। सेकंड कंडीशन क्या आएगा? मिनिमम स्ट्रेस। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस क्या हो सकता है? जब दोनों का साइन क्या हो? इक्वल हो, दोनों का साइन क्या हो? सेम हो, दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी, और वी कैन राइट एज w बाई ए प्लस w ई वाई अपॉन आई। ये आपका हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस इन केस ऑफ इसेंट्रिक लोडिंग और कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट इज द मिनिमम। तो मिनिमम क्या होगा? जब किसी एक का साइन अपोजिट हो। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं सिग्मा बी क्या है आपका? अपोजिट साइन होगा, दैट इज सिग्मा रिजल्टेंट क्या आएगा? सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी, और वी कैन राइट एज w बाई ए माइनस w ई वाई बाई आई। क्लियर? तो ये आपका हो जाएगा मिनिमम स्ट्रेस की वैल्यू। क्लियर? ये हो गया मिनिमम एंड मैक्सिमम स्ट्रेस और रिजल्टेंट स्ट्रेस। क्लियर? टिल नाउ इट इज क्लियर? ठीक है, कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस। अब नेक्स्ट एक टॉपिक आता है कि व्हाट इज द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर कंबाइंड बेंडिंग एंड डायरेक्ट स्ट्रेसेस। बेंडिंग और डायरेक्ट स्ट्रेसेस के केस में आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसे बनेगा? ठीक है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसे बनेगा? ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है
ठीक है, उस फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास तीन कंडीशन जनरेट होगी। हमारे पास क्या होंगी, तीन कंडीशन जनरेट होगी। दैट इज, पहला कंडीशन क्या होगा, सिग्मा डी इज ग्रेटर देन सिग्मा बी। सेकेंड कंडीशन क्या होगा हमारा, सिग्मा डी इज इक्वल टू सिग्मा बी। एंड द थर्ड कंडीशन इज सिग्मा डी लेस देन सिग्मा बी। ये तीन कंडीशंस हमारे पास जनरेट होंगी। ठीक है, क्या हो सकता है, एक कंडीशन में क्या होगा, डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस से बड़ा होगा। सेकंड कंडीशन क्या होगा, दोनों इक्वल हो सकते हैं। थर्ड कंडीशन क्या होगा, डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस से कम होगा। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशंस में हमारा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसा बनेगा, इसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन लेते हैं, कंडीशन वन, दैट इज सिग्मा डी, that is sigma d, that is direct stress is greater than bending stress। ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेस इज ग्रेटर देन बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, इस केस में कैसा बनेगा, उसके पहले एक चीज यहां ध्यान दो, जो हम लोग फॉर्मूला डिराइव किए हैं, जो हम लोग फॉर्मूला डिराइव किया या अभी तक जो भी कॉलम में पढ़ रहे थे, हम लोग जो भी कॉलम में पढ़े हैं, वहां पे डाउनवर्ड फोर्स, दैट इज कंप्रेशन, कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स को हम लोग क्या मान के चले थे, पॉजिटिव मान के चले थे। टेंसाइल फोर्स, ठीक है, या अपवर्ड फोर्स को हम लोग क्या मान के चलना है, नेगेटिव मान के चलना है। ये क्लियर है। ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स को हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं और टेंसाइल फोर्सेस को हम लोग निगेटिव वैल्यू ले रहे हैं। क्लियर। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने कंडीशन पे। ठीक है, हमारा कंडीशन क्या है, सिग्मा डी इज ग्रेटर देन सिग्मा बी। अब फॉर्मूला देखो, मैक्सिमम और मिनिमम की बात करो। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम की बात करो तो सिग्मा मैक्स की वैल्यू कितनी आ रही थी, दैट इज सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी। और सिग्मा मिन की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी। ठीक है, ये दो कंडीशंस है, बीच में आपके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। तो हमारा पहला जो कंडीशन है, सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी, तो क्या होगा, यहां से आपका एक जो पार्ट होगा, एक पार्ट जो होगा दैट इज यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी, और वो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। ये वैल्यू क्या होगी, इस कंडीशन के लिए मैक्सिमम वैल्यू होगी और पॉजिटिव वैल्यू होगी। और ये वैल्यू क्या आएगा, कॉम्प्रेसिव में आएगा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन, मिनिमम वैल्यू को भी देखो, सिग्मा डी बड़ा है सिग्मा डी छोटा है, ये वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी और कॉम्प्रेसिव आएगी। ठीक है, तो डायग्राम कैसे बनेगा आपका, यहाँ पे ये हो गया सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी। ठीक है, और यहाँ पे आपका आएगा, दिस इज सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी। क्लियर। तो इस तरह से आपका कर्व बनेगा। इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या करो, ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये आपका हो गया स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व व्हेन सिग्मा डी इज ग्रेटर देन, sigma d is greater than sigma b, that is direct stress is greater than bending stress। और ये क्या हो गया आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये क्या हो गया आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर गिवन कंडीशन। नाउ सेकंड कंडीशन हमारी क्या है, नाउ द सेकंड कंडीशन इज सिग्मा डी इज इक्वल टू सिग्मा बी, मतलब बेंडिंग स्ट्रेस आपका डायरेक्ट स्ट्रेस के इक्वल आ जाता है। तो इस केस में आपका, इस केस में आपका जो कंडीशन होगा या स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा, एक साइड पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, दैट इज यहाँ पे क्या आएगा, सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी, या आप लिख सकते हो 2 सिग्मा डी और 2 सिग्मा बी, 2 सिग्मा डी और 2 सिग्मा बी, दोनों इक्वल है। क्लियर। एंड द सेकंड केस, जो सेकंड एंड पे आ रहा है, ठीक है, सिग्मा मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी, और 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा डी और 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा बी। लेकिन मैक्स मिनिमम की बात करेंगे तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0।
इट मींस यहाँ जो कर्व हमारा बनेगा, यहाँ पे जो कर्व बनेगा वो आपका इस तरीके से आएगा। यहाँ पे जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनेगा वो आपका इस फॉर्म में आएगा। क्लियर? क्लियर? तो ये आ जाएगा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर when bending stress is equal to direct stress. When bending stress is equal to direct stress. Now the last condition, the third condition, that is sigma d is less than sigma b. ठीक है, लास्ट कंडीशन आपकी क्या है? सिग्मा डी इज लेस देन सिग्मा बी। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस की बात करें, अगर हम लोग मैक्सिमम स्ट्रेस की बात करें तो ये क्या होगा? सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू एंड इट इज इन कंप्रेसिव नेचर। ठीक है, ये क्या आएगा? पॉजिटिव वैल्यू आएगी और ये क्या होगा? कंप्रेसिव होगा। नाउ द सिग्मा मीन, मिनिमम क्या होगा? सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी। अब यहाँ पे सिग्मा बी बड़ा है तो ये वैल्यू क्या आएगी? निगेटिव वैल्यू आएगी, और निगेटिव इट मींस क्या होगा? ये टेंसाइल स्ट्रेस की बात करेगा। क्लियर? अब देखो इसका कर्व कैसे ड्रॉ होगा आपका। ठीक है, एक एंड पे कंप्रेसिव था तो वो डाउनवर्ड फोर्स को कंप्रेसिव एज्यूम किए थे, और टेंसाइल फोर्स है अदर एंड पे, मिनिमम एंड पे, वो क्या है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव ड्रॉ कर लिए। ठीक है, नाउ जो फाइनल कर्व आएगा आपका वो इस तरीके से आएगा। ठीक है, फाइनल कर्व आपका किस तरह से आएगा? जैसा आपको फिगर में दिख रहा है। ठीक है, फाइनल जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनेगा वो आपका इस फॉर्म में बनेगा। ठीक है, अब ये वैल्यू आएगी कि सर कहाँ पे ये जीरो होगा। ठीक है, फोर्स, तो ये आपके एडवांस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट है, इसको आप लोग छोड़ दो। ठीक है, ये अभी आपके कोर्स की बात नहीं, बस आप कर्व देख लो, कर्व किस तरह से बनता है। ठीक है, आपके एग्जाम में बस अगर क्वेश्चन आता है डायरेक्ट या बेंडिंग स्ट्रेसेस से कंबाइंड, या कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस से, तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। आपको क्या करेगा? न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड कर देगा, सिग्मा डब्ल्यू और ई की इसेंट्रिसिटी सेक्शन बता देगा, और आपको डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेसेस निकालने के लिए पूछेगा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ लेगा, और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पूछ लेगा। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हो गई, ये तीन कंडीशंस हैं। इन तीनों कंडीशन में हमारा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसा बनेगा। क्लियर? तो यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फर्स्ट पेज ओपन है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंडीशन फॉर नो टेंशन इन द सेक्शन। कंडीशन फॉर नो टेंशन इन द सेक्शन। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं, अभी पढ़ भी रहे थे हम लोग, कि कॉलम क्या है? कंप्रेशन मेंबर है, उसकी डिजाइनिंग हमेशा क्या होती है? कंप्रेसिव फोर्सेस के लिए होती है। ठीक है, लेकिन तो वो जो लोड प्रोवाइड करेंगे, या जो भी हम लोग लोड कैलकुलेट करेंगे या एनालिसिस करेंगे, वो लोड किस पार्ट में लगे। ठीक है, वो लोड किस पार्ट में लगे कि उस पूरे कॉलम में कहीं भी, ठीक है, कहीं भी आपका टेंसाइल फोर्सेस या टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट ना हो। ठीक है,
उस पर्टिकुलर कंडीशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे कि पर्टिकुलर सेक्शन में कहां पे हम लोग लोड अप्लाई करेंगे कि उस पूरे कॉलम में कोई भी टेंसाइल फोर्सेस या टेंसाइल स्ट्रेसेस नहीं जनरेट होगी। ठीक है, तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, जो आपका बेसिक कंडीशन कह सकते हो, फॉर नो टेंशन, जो कॉम्प्रेसिव फोर्सेस हैं, ठीक है, वो क्या होगी आपकी, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, सिग्मा डी इज लेस देन सिग्मा बी होना चाहिए। ठीक है, फॉर, अच्छा इसको यहां से फिगर से समझते हैं, फिगर तो बनाइए। देखो अभी तक फर्स्ट कंडीशन की हम लोग बात किए थे। फर्स्ट कंडीशन में क्या था हम लोग का, जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था, यहाँ पे कोई भी टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट नहीं हो रहा, टेंसाइल फोर्स नहीं जनरेट हो रहा। नाउ सेकंड कंडीशन भी देखो कि जब तक सिग्मा डी आपका इक्वल टू सिग्मा बी है तो यहाँ पे भी कोई भी टेंसाइल फोर्सेस नहीं जनरेट हो रहा है। लेकिन अगर आपका सिग्मा बी ग्रेटर देन सिग्मा डी हो जा रहा है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कुछ अमाउंट आपका, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। ये आपका टेंसाइल स्ट्रेस का पार्ट है, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। तो फॉर नो टेंसाइल नो टेंशन इन द सेक्शन वी कैन राइट एज, फॉर नो टेंसाइल स्ट्रेस इन द सेक्शन, जो सिग्मा डी है, ठीक है, वो सिग्मा डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा बी होना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में पढ़े हैं क्या कि सिग्मा डी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सिग्मा बी। अगर ग्रेटर देन है तब भी वहां पे कोई भी टेंसाइल फोर्सेस नहीं आएगा, इक्वल टू है तब भी कोई टेंसाइल फोर्सेस नहीं आएगा। क्लियर। और सिग्मा बी की वैल्यू क्या है, सिग्मा बी की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बी की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज एम बाई जेड। तो इसको लिख सकते हो दैट इज एम बाई जेड। ठीक है, और वी कैन राइट एज सिग्मा डी की वैल्यू डब्ल्यू बाई ए ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा बी की वैल्यू कितनी होगी, डब्ल्यू इंटू ई इंटू वाई बाई आई। ठीक है, सिग्मा बी की वैल्यू कितनी होगी, डब्ल्यू ई आई, डब्ल्यू वाई बाई आई। ठीक है, अब फॉर सिमेट्रिकल सेक्शन, ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 लिख लो। नाउ फॉर सिमेट्रिकल सेक्शन, सिमेट्रिकल सेक्शन y की वैल्यू क्या हो सकती है, जो टेंसाइल जोन होगा या कॉम्प्रेसिव जोन होगा वो इक्वल होगा। टेंसाइल और जोन और कॉम्प्रेसिव जोन क्या होता है, इक्वल होता है। बेंडिंग स्ट्रेसेस का केस याद करो, रेक्टेंगल के केस में, रेक्टेंगल के केस में याद करो, रेक्टेंगल के केस में क्या होता था, अगर सिमेट्रिकल सेक्शन है, ठीक है, तो इसका जो y की वैल्यू होती थी वो क्या होती थी, यहाँ भी d/2 होती थी और बॉटम पे भी क्या होता था, d/2 होता था। ठीक है, उसी केस को यहाँ के लेके चलना है और हम मान ले रहे हैं कि ये d/2 के इक्वल है। ये क्या है आपका, d/2 के इक्वल है। क्लियर। तो इस इक्वेशन को हम लोग पुट करते हैं, आपके इस एक्सप्रेशन को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो वहां से हम लोग को क्या मिलेगा, w/a ग्रेटर देन इक्वल टू w/e d/2i, d/2i। क्लियर। लास्ट लेक्चर में याद करो, लास्ट लेक्चर को रिवाइज करो, वहां पे के स्क्वायर की वैल्यू हम लोग लिखे थे आई बाई ए, के स्क्वायर की वैल्यू लिखे थे हम लोग आई बाई ए, और यहां से आई की वैल्यू हो जाएगी दैट इज के स्क्वायर ए, दैट इज के स्क्वायर ए। व्हाट इज के, व्हाट इज के, वेयर के इज, वेयर के इज radius of, radius of gyration, रेडियस ऑफ जायरेशन। इस पर्टिकुलर वैल्यू पे आई की वैल्यू को हम लोग
इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, व्हाट वी गेट, W by A greater than equal to WE D 2 K square into A। क्लियर? W by A to W by A कैंसिल हो जाएगा और we can write is A E should be less than or equal to 2K square by D, or we can write as E should be less than or equal to 2K square by D। E should be less than or equal to 2K square by D, where E is eccentricity, E is eccentricity, D is the depth of the section, D is the depth of the section, and K is the radius of gyration। ठीक है, तो ये आपका कंडीशन है। दिस इज द कंडीशन फॉर नो टेंशन इन द सेक्शन, नो टेंशन इन द सेक्शन। किसी भी सेक्शन में कोई भी कॉलम का सेक्शन प्रोवाइड है, उसमें अगर हमको नो टेंसाइल स्ट्रेसेस या कोई भी टेंसाइल स्ट्रेसेस नहीं प्रोवाइड करना है, तो जो लोड है वो इस पर्टिकुलर एरिया के फॉर्म में लगना चाहिए या इस इसेंट्रिसिटिक डिस्टेंस पे लगना चाहिए। ये क्या आपका इसेंट्रिसिटी है, ये क्या एक डिस्टेंस है एक्सिस से, ठीक है, और इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर वो लगता है तो उस पर्टिकुलर कॉलम में कोई भी टेंसाइल फोर्सेस या स्ट्रेसेस नहीं जनरेट होगा। क्लियर? ठीक है, नो टेंसाइल केसेस, नो टेंसाइल केसेस में अभी हम लोग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़े थे, वहां ये दिखे थे कि सिग्मा डी शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा बी, और वी कैन राइट एज W by A should be greater than equal to WE y upon I। y सिमेट्रिकल सेक्शन के लिए क्या हो सकता है, D by 2 हो सकता है, तो उसको पुट किए हम लोग, और I की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं K square A, ठीक है, where K is the radius of gyration। इन दोनों एक्सप्रेशन की हेल्प से हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया कि इसेंट्रिसिटिक डिस्टेंस फाइंड आउट किया कि कहां पे हम लोग लोड प्रोवाइड करें कॉलम में कि उसकी वजह से उस पर्टिकुलर सेक्शन में कोई भी, ठीक है, टेंशन न प्रोड्यूस हो, कोई भी टेंशन न प्रोड्यूस हो। अब इसी कंडीशन को लेके हम लोग दो टॉपिक और पढ़ेंगे या दो रूल पढ़ेंगे। एक है आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए और एक है आपका सर्कुलर सेक्शन के लिए। बेसिकली जब हम लोग कॉलम डिजाइन करते हैं तो दो सेक्शन हम लोग बेसिकली लेते हैं, एक होता है रेक्टेंगुलर सेक्शन और एक होता है आपका सर्कुलर सेक्शन। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन और सर्कुलर सेक्शन में कहां पे हम लोड प्रोवाइड करें कि उस कॉलम में कोई भी इसेंट्रिक या कोई भी टेंसाइल लोड न डेवलप हो। ठीक है, तो उसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे।